दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं गौरव पंत जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एसीएफ की परीक्षा में 11वीं रैंक के साथ चयनित हुए हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो हम गौरव को बहुत बहुत बधाइयां देंगे। गौरव, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी। आपने बहुत ही शानदार सफलता अर्जित की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले गौरव ये बताइए, हमारा एक सवाल हर कैंडिडेट से होता है जो भी सफल हो गए होते हैं। आपकी ये पूरी जर्नी कैसे रही यहाँ तक आने की, और लोक सेवाओं में जाने का जब विचार आया तब से लेकर के अभी तक की जर्नी कैसी रही है? सर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सिविल सेवा में जाने का दृढ़ तो मैंने बचपन में ही कर लिया था, क्योंकि माता पिता और जितने भी मेरे क्लोज रिलेटिव्स थे सब सरकारी सेवाओं में ही रहे हैं। तो बचपन से ही देखा था कि सिविल सेवाओं का जो काम करने का दायरा है और उनको जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है वो अनपैरेलल्ड है। तो इस वजह से 2014 में पनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ। उसके साथ ही तभी से मैंने सिविल सेवाओं की परीक्षा देना शुरू कर दिया था। शुरू में यूपीएससी की तैयारी से प्रारंभ किया था, स्टेट पीसीएस वगैरह भी दिए, सेंटर में काफी मेंस लिखे, स्टेट में 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के साथ। और लगभग 6, 6.5, 7 साल की लगभग जर्नी रही, और फाइनली अब जाके जिस तरीके की सफलता की मुझे उम्मीद थी वो इस बार जाके मिली। तो एक लंबा सफर रहा है आपका तैयारी के साथ, और बहुत ही सारे एक्सपीरियंस भी आपने अर्जित किए होंगे। बहुत सारे लोज एंड हाइज को भी देखा होगा। उसे कैसे देखते हैं आप तैयारी के दौरान की जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं? सर क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षाएं जो होती हैं ये अपने में एक काफी लंबा पीरियड लेती हैं। मतलब केवल परीक्षा ही परीक्षा अगर देखी जाए तो लगभग 1 साल का तो प्रोसेस परीक्षा का ही है, प्री मेंस इंटरव्यू। और राज्य में अगर ये देखा जाए तो बढ़ के ये तो 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल भी हो जाता है। तो इसमें हमें धैर्य तो रखना पड़ता है। और अगर हमें प्री से लेकर इंटरव्यू तक हम गए और इंटरव्यू में जाके हमें सफलता नहीं मिली तो फिर ये प्रोसेस हमें दोबारा से शुरू करना पड़ता है, दोबारा से हम उसी स्टेज में आ जाते हैं। फिर से हमें प्री, फिर मेन, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो मेरे साथ तो ये तीसरी बार हुआ, प्री मेन इंटरव्यू, प्री मेन इंटरव्यू, प्री मेन इंटरव्यू, तीसरी बार। तो हाँ, अक्सर इस प्रोसेस में बहुत सारे लोज आए। तो लोज के लिए मैं तो यही कहूंगा कि मुझे काफी अच्छा माहौल मिला घर पे। पेरेंट्स का सपोर्ट तो सभी को होता है, मैं इसमें कहूंगा कि मेरी मदर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अक्सर हम जब सफल होते हैं तब तो सभी हमें प्रेरित करते हैं, सभी उत्साहित होते हैं और अपना उत्साह हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन तब जब हम सफल नहीं हो रहे होते हैं, ऐसे समय में कौन आपके साथ खड़ा है? तो कोई अगर है जो आपको उस समय भी सपोर्ट करता है और आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप सफल होंगे, तो ये चीज आपके लॉस को काउंटर करने में मदद करती है। मैं मानता हूँ कि सफलता के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं अगर कहूँ तो मेरी नानी, जिनसे मैंने ये सीखा कि धैर्य कैसे रखा जाता है, वो एक स्कूल टीचर रही और उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि धैर्य मतलब किसी भी परिस्थिति में आपने अपने धैर्य नहीं खोना है। कई बार हमें देर सवेर सही सफलता मिलती है। इसी तरह मेरी माता ने हमेशा मेरे ऊपर, मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा। और पिछले 3, 3.5 साल से जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने भी मुझे भरपूर सपोर्ट किया कि हाँ, मैं एक सफलता नहीं मिली तो दूसरी, तो मतलब कभी ना कभी सही सफलता मिलेगी। तो गौरव, आपने बताया कि कई लोगों का आपकी सफलता के पीछे हाथ है। खासकर आपने बताया कि औरतों का एक बहुत बड़ा हाँ हाथ रहता है सफलता के पीछे। ये बताइए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी इससे पहले की है। ये एग्जाम जी थोड़ा सर। सा अलग जाता है। तो जब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तब आपके मन में क्या सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उतना ही विश्वास था? और कैसे आपने स्ट्रैटेजी को प्लान किया कि अपने आप को स्ट्रैटेजाइज किया कि अब इस एग्जाम को अगर निकालना है तो मेरी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए? तो सर बात 2019 की है, जब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था 30 जुलाई 2019 को शायद। और 5 जुलाई 2019 को मेरा पीसीएस 2016 का जो उत्तराखंड का हुआ था उसका रिजल्ट आया था, वो मेरा नेगेटिव रहा था। हम्म। इससे पहले 2017 में भी मैं पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि पीसीएस
भी ऐसा एक एग्जाम है जिसको अगर मैं पूरी उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, उसको पूरी शिद्दत के साथ उसकी तैयारी नहीं करूंगा, तो यहाँ मैं सफलता नहीं हासिल कर पाऊंगा। हम्म, तो मैंने एसीएफ के लिए एक माइनर ट्वीक ये किया कि मैंने उस साल 2020 में जो अपनी यूपीएससी की अटेम्प्ट थी हम्म, उसको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे दो नए ऑप्शंस थे। मैंने ऑप्शनल भी इसमें फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस लिया था, तो मैंने एक साल लगभग इन दोनों ऑप्शंस को दिया। एक साल इन ऑप्शंस को देने के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और यहाँ का जीएस, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक चीजें पढ़नी पड़ती है, मैंने पूरा जोर इस चीज में लगाया और अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली। लेकिन शुरू में ये चीज मुझे नहीं थी कि अब मैं क्योंकि ये चीज कर रहा हूँ तो मैं सफल हो ही जाऊंगा। वो तो अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो शायद हाँ, ये डिसीजन मेरा उस समय सही साबित हुआ। हम्म। कई बार हमारे डिसीजंस सही होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, और कई अभ्यर्थी रिस्क भी लेते हैं, कई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग छोड़ देते हैं एक बड़ी सफलता के लिए। आप चूंकि यूपीएससी की एक परीक्षा को आपने स्किप करने का विचार रखा अपने इस एग्जाम के लिए, तो दूसरों को आप रिस्क एपेटाइट के बारे में क्या सजेशंस देंगे? कितना रिस्क लेना चाहिए, और आपका इस बारे में क्या अनुभव है जो स्टूडेंट्स स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा को साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट करते हैं? सर रेट्रोस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो फिर हमारे पास पूरा का पूरा एडवांटेज होता है किसी भी इवेंट को जज करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम हमें दोनों पता होते हैं। लेकिन जब हम रिस्क लेते हैं तो वो हम फ्यूचर के लिए लेते हैं, तो उस समय हमें पता नहीं होता है कि आगे सिचुएशंस किस तरीके से टर्न आउट करेंगी। तो मैं ये मानता हूँ कि रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपने अपनी एबिलिटीज पे विश्वास है और आप में धैर्य है तो आप बेशक रिस्क लीजिए। अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखिए, थोड़ा फेथ रखिए अपने टीचर्स पे, अपनी तैयारी पे ऑनेस्टी दिखाइए। और देर सवेर आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, कई बार तीसरे में भी नहीं मिलती है तो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में सफलता जरूर मिलेगी। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से और अपने कई सारे मित्रों के एक्सपीरियंस से ये बात मैंने रियलाइज करी है। कई बार तैयारी के दौरान हमारे लिए कुछ इंटरनल हर्डल्स आते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है और सेल्फ डिसिप्लिन की भी कमी रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब एग्जाम निकलना बंद हो चुके हैं, मुझे तैयारी रोक देनी चाहिए। ऐसे में निश्चित ही आपको अपने परिवार की तरफ से मदद मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा। कुछ उस बारे में बताइए, और कुछ इस बारे में भी बताइए कि जो एक्सटर्नल हर्डल्स आते हैं एग्जाम की तैयारी में, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, या फिर प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए कम टाइम में टाइम को मैनेज करना, टेस्ट सीरीज का रोल, और मॉक इंटरव्यूज, दोनों जो हर्डल्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उसे आपने कैसे मैनेज किया? सर पहले तो मैं इंटरनल हर्डल्स के बारे में बताऊंगा। मैं अपनी जर्नी का एक छोटा सा अंश आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। 2014 से मैंने प्रीलिम्स लिखना शुरू किया यूपीएससी का, और मैं लगातार प्रीलिम्स क्लियर कर लेता था। मतलब कहीं के भी प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर लेता था, लेकिन हर बार मेंस में जाके मैं अटक जाता था। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई 2017 के बाद कि जब मेरा आत्मविश्वास काफी लो हो गया। अब जब मुझे पहले ये लगने लगता था कि मेरा तो मेंस निकलेगा ही नहीं, तो 2018 एक ऐसा साल था जिस साल मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। मैंने उस साल 4 प्रीलिम्स लिखे। मैंने उस साल यूपीएससी का भी प्री लिखा, वो भी मेरा नहीं हुआ। मैंने हिमाचल का प्री लिखा, मेरा वो भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने राजस्थान का प्री दिया, मेरा वो भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री दिया, मेरा वो भी क्लियर नहीं। तो 2018 एक ऐसा साल था जब मैंने सोचा था कि अब मैं तैयारी छोड़ देता हूँ और ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इत्तेफाकन 2018 तक मैं पंजाब में पोस्टेड था। उसके बाद 2018 में मेरा ट्रांसफर उत्तराखंड में हुआ। मुझे घर पे रहने का मौका मिला, और तो इस समय मेरे परिवार का मैं मानता हूँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरी मदर ने इस समय मुझे काफी मोटिवेट किया कि आपने इन असफलताओं से हारना नहीं है और प्रयासरत रहना है। उसके बाद इसी समय मेरी गर्लफ्रेंड ने लगातार, वो भी तैयारी में संलग्न थी मेरे साथ, तो उसने मेरे लिए नोट्स बनाना और जिस तरीके का जो भी टेक्निकल सपोर्ट हो सकता है वो हर संभव सपोर्ट उसने मुझे प्रोवाइड किया। और उसके बाद 18 के इस डिबैकल के बाद 19 में लगातार दोबारा मेरे 19 में मेरा यूपीएससी का प्री भी क्लियर हुआ। इस बार मैंने हरियाणा में जाके प्री लिखा तो मेरा हरियाणा में भी प्री क्लियर हुआ। हरियाणा में मैंने बेशक मेंस नहीं लिखे क्योंकि यूपीएससी के मेंस के साथ वो क्लैश कर रहे थे, 1 महीने का गैप था। लेकिन
ऐसी स्टेज आई, ये पूरा 1 साल था, अगर मैं अभी बोलूँ तो ये जस्ट 1 साल लगता है, लेकिन लगातार 4 असफलताएं लेना और उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक करना, इसमें हाँ कुछ तो अपनी इनर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा क्या काफी सपोर्ट चाहिए। तो ये चीज मुझे मिला। ये तो बात रही इंटरनल हर्डल्स की। अब मैं बताऊंगा एक्सटर्नल हर्डल्स। जैसे मेरे लिए प्रिलिमिनरी वैसे कभी इतना चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे लगता था कि मेरी आइनेट स्ट्रेंथ है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से घबराते हैं, तो मैं ऐसे में सजेस्ट करूंगा उनको कि टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उसको साइमुलेटेड एनवायरनमेंट में दीजिए, ईमानदारी के साथ टेस्ट लिखिए। अगर आपने पढ़ लिया है, किताबें बंद करके एक कमरे में बैठिए, टेबल चेयर उसी तरीके से जिस तरीके से एग्जाम में सेटअप होता है लगाइए, टाइमर वो करिए, और जब टाइमर पूरा हो गया तो उसको बंद करके आप उसके बाद उसको इवेल्युएट करिए। लगातार इस तरीके से आप टेस्ट देंगे तो आपका इतना अच्छा एक आकलन होगा, आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, और ग्रेजुअली आप जहां जहां आपने फोकस करना है वहां फोकस करके इंप्रूव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तो रही प्रीलिम्स की बात। हाँ, मेंस एक ऐसी स्टेज है जहां पे मैं कई बार मेंस में जो मुझे सही परिणाम था वो नहीं मिल पाया, और हर बार मैं बड़े बाउंड्री से मेंस में असफल रहा। यूपीएससी में भी अगर देखा जाए, मैं 3-4 जो मेंस लिखे, हर बार मैं 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में था। 2015 में 1 नंबर, 2014 में भी ऐसे कुछ 8-10 नंबर, 19 में भी कुछ ऐसे 752-53 शायद कट ऑफ थी मेरे 744 मार्क्स से। तो हर बार ये 8-10 मार्क्स का ही मेरा जो था खेल इंटरव्यू की कॉल खराब कर देता था। और उत्तराखंड पीसीएस में क्या होता था कि मेरा जो मेंस निकलता था 2 बार, वो 8-10 नंबर से निकलता था, तो इंटरव्यू में मैं कितना भी ले आता तो यहाँ मुझे सफलता नहीं मिल पाती थी। तो एक बात तो आपने ये समझनी पड़ेगी, जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कि आपकी मेंस की तैयारी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा इस परीक्षा में सफलता असफलता का दारोमदार मेंस पर ही है। आप उसको बाद में इंटरव्यू पे नहीं डाल सकते कि इंटरव्यू में मेरे कम आए तो मेरा नहीं हो पाया। अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन है वो मेंस ही डिसाइड करता है। और मेंस में जो हर्डल्स आपको मेन आएंगे, वो मुझे लगता है 3 हर्डल्स आएंगे। एक तो सबसे पहले होता है सिलेबस। कई बार हमें सिलेबस की समझ नहीं होती है, इतना हमें वो वाइड दिखता है, और शुरू में वो इतना लुभावना लगता है, हम पॉलिटी पढ़ने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम पॉलिटी ही पढ़ते रहें, क्योंकि जिस भी चीज में, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ सकता है, किसी को पॉलिटी में, किसी को इकोनॉमी में, तो हम भावनाओं में अक्सर बह जाते हैं और एक ही चीज पढ़ते हैं, तो उस वजह से हम एक जस्टिस नहीं कर पाते हैं सिलेबस के सारे पोर्शंस के साथ। तो हमें पहली चीज तो है कि सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए। मैं इसको लिटरली कह रहा हूँ, कंठस्थ, कि हमें सिलेबस का हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। आप उसको रटिए, रोज देखिए, प्रिंट लेके रखिए सिलेबस का, और रोज पन्ने पलटिए कि आपको एक पॉइंट ऐसा आए कि आपको सिलेबस याद है पूरा। तो उससे क्या होगा कि आप जब भी कुछ भी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज इररेलेवेंट है। क्योंकि आप इररेलेवेंट चीजों को अगर हटा देंगे तो फिर आप रेलेवेंट चीजों को ही पढ़ेंगे, और वो चीज आपको डायरेक्ट बेनिफिट देगा एग्जाम्स में। इसके बाद आंसर राइटिंग में मानता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज होता है, कई लोगों का स्पीड का इश्यू होता है। मेरे साथ स्पीड का बहुत बड़ा इश्यू रहा कि मैं अक्सर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो इसमें आपने कुछ ट्वीक्स करने पड़ेंगे। आप कम शब्दों में अपने आप को जाहिर करने की, मैंने एक इसमें जो विधि अपनाई थी वो ये थी कि मैं एक मॉडल आंसर, अगर मैंने क्वेश्चन दिया गया किसी भी जगह से, कोचिंग से कहीं से क्वेश्चन मिला, मैंने उसका आंसर लिखा। वो आंसर लिखा, उसके आंसर लिखने के बाद एक टाइमर लगाता था। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लगभग हमें 7 मिनट मिलते हैं, तो 7 मिनट में लिख करके देखता था मैं कितना लिख पाता हूँ। उसके बाद उस क्वेश्चन में जितना भी इररेलेवेंट चीजें हैं, कई बार हम एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में जो बात कहते हैं वो 5 वर्ड्स में कही जा सकती है, तो उन इररेलेवेंट चीजों को काट देता था। तो अब मैं देखता था कि मैं रेलेवेंट कितनी चीज कह पाया 7 मिनट में। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते मुझे ये चीज पता लगी कि मैंने रेलेवेंट चीज ही लिखनी है। चाहे मेरे को 200 वर्ड के आंसर में मैं 150 वर्ड या 140 ही लिखूं, लेकिन अगर मैं रेलेवेंट लिखूंगा तो मुझे उसी में मार्क्स मिलेंगे, ना कि मैं 250 वर्ड लिखूंगा और काफी चीजें उसमें रेलेवेंट है। तो इस तरीके से जो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, शायद वो इस चीज को अपना करके कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं मानता हूँ कि मॉक इंटरव्यूज एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जो मेरा उत्तराखंड पीसीएस का पहला इंटरव्यू था, तब भी मैंने संवेग के साथ मॉक इंटरव्यू किया था, और कई सारी चीजें थी जो मुझे बताई गई थी। मेरा बैठने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, और कुछ जो भी मुझे फीडबैक मिला नेगेटिव और पॉजिटिव, वो मैंने इंप्रूव किया, और मुझे मार्क्स उस साल 140 मार्क्स मिले थे 200 में से, विच वाज गुड। दूसरी बार जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा कि अब मुझे तो पता ही है और मैं ऐसे मॉक इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। उस बार मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया और मैं बस तैयारी करके चला गया। तो उस बार मुझे मार्क्स मिले 200 में से 123, 123 मार्क्स। अब
इस बार मैंने दोबारा से, अब मुझे पता था कि 2 साल में काफी चेंजेस आ जाते हैं, और मैंने दोबारा से इस बार संवेग में मॉक इंटरव्यू दिया था, और काफी अच्छा वो मॉक इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस रहा था। काफी अच्छी फीडबैक मिली थी मुझे वहां से, और काफी क्वेश्चंस वहां पे रिपीट भी हुए जो मुझसे पूछे गए थे। फॉर इंस्टेंस, पहला ही क्वेश्चन जो मुझसे यहाँ पूछा गया था फॉरेस्ट के स्टार्टअप्स के बारे में, कि फॉरेस्ट्री बेस्ड, क्योंकि मेरा बैंकिंग का बैकग्राउंड है, तो मुझसे पूछा, आपने शायद पूछा था कि फॉरेस्ट्री बेस्ड स्टार्टअप्स को आप कैसे प्रमोट करेंगे, और यही पहला क्वेश्चन जो मेरे से इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ, यही चीज मुझसे वहां भी पूछी गई थी और यही चीज रिपीट हो गई। तो मॉक इंटरव्यू एक तरीके से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, और कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट आप प्री प्रिपेयर्ड आंसर्स के साथ जा सकते हैं और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो इस पूरी तैयारी की जर्नी में, पर्टिकुलरली इस एग्जाम की बात करें, संवेग के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? संवेग के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। एसीएफ एग्जाम को अगर मैं देखूं तो एसीएफ एग्जाम में 2 बार मैं संवेग के टच में आया। एक बार मेन से पहले फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस, क्योंकि मेरे ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शंस तैयार बहुत अच्छे से किए थे। सिंस मेरा आंसर राइटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो मुझे वैसी था, लेकिन क्योंकि अब मैं यहाँ हल्द्वानी बेस्ड था, तो यहाँ पे इसके मॉक जो टेस्ट थे वो ऐसे अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने, शायद हमारे मेंस 13 मार्च से थे, और मैंने 5 या 6 मार्च को संवेग में कॉल किया था। और सर बहुत काइंड है ना, कि उन्होंने मुझे एक एनवायरनमेंट का पेपर भेजा, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप टेस्ट लिखिए और मैं आपको इवेल्युएट करके दे दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको 1-2 टेस्ट लिखने की जरूरत है या क्या चीज़ है। तो मैंने इन्वायरमेंट का टेस्ट लिखा शाम को, और सुबह मुझे उन्होंने इवेल्युएट करके दे दिया था। और काफी 2 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ संवेग में, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा गौरव, बहुत सारी असफलताएं आपने देखी हैं, कुछ सफलताओं को भी देखा है, और जैसा आप खुद बताते हैं कि आपने एक बार डिसीजन ये ले लिया था कि अब एग्जाम नहीं देना है, लगातार कई असफलताएं देखी हैं। ऐसे ऐसी असफलताओं के बाद बाउंस बैक आपने किया, वो आपके अंदर का जुझारूपन था। आप दूसरों को ये क्वालिटी लाने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? है। सर, मैं मानता हूँ कि 3 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। मैं इनको पीपीसी कहता हूँ। एक तो होता है आपका परसिस्टेंस, एक होता है आपका पेशेंस, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। ये 3 क्वालिटीज का अगर आप में समावेश है, आप किसी तरीके से इन 3 क्वालिटीज को इम्बाइब कर सकते हैं, तो आप निश्चित ही सिविल सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण करने का मादा रखते हैं। आप उसको कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल आप कर लेंगे। और ये चीजें इनकलकेट करने के लिए आपने अपने डे टू डे लाइफ में चीजों को, इन 3 जो एस्पेक्ट्स हैं उसके पहलू से समझना पड़ेगा। परसिस्टेंस आपने दिखाना पड़ेगा। कई बार आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है, छोटी छोटी सेटबैक्स मिलती हैं, तो आपने परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपने प्रयासरत रहना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं हो पा रही आपसे, चलिए 2 दिन 4 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकती। आपने फिर भी उसके बाद आप आधे घंटे के लिए पढ़िए, 15 मिनट के लिए शुरू करिए। आप एक बार 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा शुरू करेंगे, तो ग्रेजुअली वो बढ़ के आपका 8-10 घंटा, 12 घंटा वाला स्टेज में भी पहुंचेगा। पेशेंस आपने रखना पड़ेगा। पेशेंस ये एग्जाम डिमांड करता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तो फिर भी 1 साल में आपका प्री से लेकर इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट तक डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन अगर आप राज्य की सेवाओं में की तैयारी में संलग्न है, तो आपने यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लगभग 2.5 से 3 साल की साइकिल तो रहती है। पेशेंस आपने दिखाना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट आपने रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट आपने रहना पड़ेगा। आपने ये नहीं कि आपने बहुत लंबे गैप ले लिए। बहुत लंबा गैप आप नहीं ले सकते, आपको असफलता मिलेगी। मैं जैसे खुद बताया, मैं पेपर देता रहा, मुझे असफलता मिल रही थी, लेकिन मैं फिर भी पेपर देते रहा। उससे ये था कि मैं लगातार पढ़ाई के टच में था। ऑल्दो वो उस लेवल की तैयारी मेरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं पढ़ाई के टच में था। तो इस वजह से मुझे ये था कि कभी एक बहुत लंबा, मतलब 2 साल 3 साल का गैप नहीं है। अगर इतना लंबा आपका गैप आ गया, तो फिर आपको दोबारा से रिज्यूम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो गौरव, आपने बहुत सारी सफलताओं को पीछे करते हुए इतनी अच्छी सफलता एसीएफ के इस एग्जाम में हासिल की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं फिर से एक बार। और संवेग आईएएस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।